मैं उनके लिए परेशान नहीं हूँ। मैं तो सोच रही थी कि इतना कहते हुए अनु चुप हो गई। अब जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं कि तुम क्या सोच रही हो, तो मुझे पता कैसे चलेगा? जो कहना चाहती हो साफ साफ कहो। विराट ने उसे परेशान देखकर उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा। विराट ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा तो अनु के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसने एक झटके से अपना हाथ वापस खींच लिया। ये देखकर विराट के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पति होने के अधिकार से तुम्हें नहीं पूछ रहा हूँ। अब इतने दिनों से हम साथ रह रहे हैं, तो मुझे अपना दोस्त तो समझ ही सकती हो। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा तो अनु धीरे से उसके बिस्तर पर बैठ गई। मुझे खुशी हुई कि कम से कम तुमने मुझे अपना दोस्त तो समझा, वरना सच कहूं तो मैं बहुत ही गिल्ट फील कर रहा था कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया है। इतना कहते हुए विराट की आंखों में एक अजीब सी उदासी झलकने लगी थी। आप अपने आप को क्यों दोषी मान रहे हैं? आपने मेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की। मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं खुद से इस रिश्ते में आई। अनु ने सर झुकाकर कहा। वह अपने साड़ी के पल्लू को दूसरे हाथ की उंगलियों में बार बार लपेट और खोल रही थी, जिससे जाहिर हो रहा था कि वह अंदर से बहुत ही परेशान है। क्या मैं तुम्हारी परेशानी की वजह जान सकता हूँ? विराट की बात सुनकर उसने अपनी बड़ी बड़ी कजरारी आंखों से विराट की ओर देखा, फिर बोली, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी माँ और मेरा भाई दोनों ही गलत है, लेकिन मैं क्या करूँ? इतना कहते कहते उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे। न जाने क्या बात थी कि अनु के आंसू विराट के दिल को कचोट रहे थे। उसने बड़ी हिम्मत की और अपनी उंगलियों से उसके आंसुओं को पोंछता हुआ बोला, उनकी गलती के लिए तुम्हें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है। वैसे एक बात कहूँ, मैंने तुम्हारे घर के बाहर खड़े रहकर सारी बातें सुनी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह से तुम्हारी माँ और तुम्हारे भाई तुम्हारे साथ बिहेव कर रहे थे। माँ की तो आदत है हमेशा इसी तरह से बात करने की। और अगर आप बुरा ना माने तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या सचमुच सुधांशु को चपरासी की नौकरी ऑफर की गई है? अनु ने झिझकते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि सुधांशु सच कह रहा है? मेरी असिस्टेंट ने उसे हमारी फैक्ट्री में सुपरवाइजर की जॉब ऑफर की है, लेकिन अब वह ऐसा करना चाहे तो भला मैं क्या कर सकता हूँ? विराट ने प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। न जाने क्या बात थी कि अनु के चेहरे से उसकी नजरें हटती ही नहीं थी। अब मैं तुमसे एक बात पूछूं? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा तो अनु थोड़ी सी घबरा गई। उसकी घबराहट देखकर विराट को हंसी आने लगी। वह सोचने लगा कि सचमुच ये लड़की बहुत ही डरपोक है। देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि जब मम्मी ने तुम्हें ये रुपए दिए थे तो तुमने वह रुपए अपने घर वालों को क्यों नहीं दिए? तुम चाहती तो मौके का फायदा उठा सकती थी। वैसे भी हमारा रिश्ता हमेशा का तो है नहीं। तो फिर? विराट की बात सुनकर उसकी घबराहट कुछ और बढ़ गई। उसके होठ तो थरथरा रहे थे, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने मन की बात जुबान पर लाने की हिम्मत नहीं हो रही हो। तुम चुप क्यों हो? दोबारा विराट के पूछने पर वह उठकर उसकी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मैं जानती हूँ कि आप मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते, लेकिन यह भी सच है कि ये शादी ईश्वर को साक्षी मानकर हुई है, जो सचमुच की शादी है। मैं चाहे इस घर में रहूं या ना रहूं, आप हमेशा मेरे पति रहेंगे। और कोई मेरे पति का फायदा उठाए, ये मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतना कहकर अनु एक झटके के साथ कमरे से निकल गई। विराट तो उसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। ओह गॉड, ये लड़की तो मुझे सचमुच अपना पति मान बैठी है, जबकि पूरे होशो हवास में इसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन किए हैं। तो फिर इसके कहने का क्या मतलब है कि मैं इस घर में रहूं या ना रहूं, लेकिन आप हमेशा मेरे पति रहेंगे। विराट इस उलझन में इतना उलझ गया कि कॉल आने पर भी उसने रिसीव नहीं किया। किशोरीलाल का घर। किशोरीलाल बेचारे मुजरिम बने हुए चौकी पर मुंह लटकाए बैठे हुए अपनी पत्नी और बेटे के ताने सुन रहे थे। मैं कहती हूँ कि क्या जरूरत थी तुम्हें अपनी लाडली के आगे मुंह खोलने की? क्या ये बात तुम्हें नहीं मालूम कि हमें पैसों की कितनी जरूरत है? अरे, हमने तुम्हारी बीमारी के नाम पर अगर उससे 4 पैसे लेने चाहे तो कौन सा जुर्म कर दिया?
गीता जी पूरा राशन पानी लेकर अपने पति पर चढ़ गई थी। अपनी साड़ी का पल्लू कमर में खोसकर अपने हाथ नचाते हुए उन्हें बुरा भला कह रही थी। सपना से जब और नहीं देखा गया तो वह अपने पिता का बचाव करने आगे आई। बहुत हो गया, अब बस भी करो माँ। अगर इन्होंने दीदी से सच कह दिया तो कौन सा अपराध कर दिया। रही बात पैसों की, तो तुम अपने बेटे से क्यों नहीं कहते कि वह कोई काम करे। सपना की बात सुनकर गीता जी के साथ साथ सुधांशु भी भड़क गया। अरे, तो तू क्या चाहती है कि मैं उस ऑफिस में चपरासी की नौकरी करके अपनी बेइज्जती करवाऊं, ताकि लोग कहें कि देखो, अपने जीजा के ऑफिस में ये चपरासी की नौकरी कर रहा है। सुधांशु ने अपनी आंखें लाल करके सपना को धमकाया। झूठ मत कहो भैया, मैंने तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर पढ़ लिया है। तुम्हें सुपरवाइजर की नौकरी मिली है और तनख्वाह 22,000 है। जीजू तुम्हें इतनी भी सैलरी दे रहे हैं, बहुत ज्यादा है, वरना तुम्हें तो। इतना कहकर सपना खामोश हो गई। सुधांशु सपना की बात सुनकर सकपका गया। क्यों रे, तू तो मुझे कहा कि तुझे चपरासी की नौकरी ऑफर की गई है और तनख्वाह ना मात्र की है, तो फिर ये सब क्या है। गीता जी अपने पति को छोड़कर सुधांशु को लताड़ने लगी थी। अब बेचारा सुधांशु फंस गया था। कमजोर कहीं का, सारी जिंदगी बैठकर मेरे छाती पर ही मूंग दलेगा क्या। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, कल से तू काम पर जाएगा, और यही नहीं, अपनी सारी तनख्वाह मुझे ला कर देगा, वरना मैं सीधे ऑफिस पहुंच जाऊंगी और विराट से पूरी की पूरी तनख्वाह ले लूंगी। इतना कहकर गीता जी गुस्से से पिनपिनाती हुई किचन में चली गई। सुधांशु अभी भी अपनी बहन सपना को खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उधर बेचारे किशोरीलाल सोच रहे थे कि जब से वह बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ गए हैं, तब से इस घर में उनकी इज्जत दो कौड़ी की रह गई है। घर की महाभारत अभी समाप्त भी नहीं हुई थी कि तभी मोहल्ले में रहने वाले नंदूराम की बेटी नेहा उनके घर आई। उसे देखते ही सुधांशु के चेहरे का रंग उड़ गया। इससे पहले कि वह कुछ कहता, सपना ने उसे देख लिया और उसके पास आई। क्या बात है नेहा, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई? कुछ काम था क्या? सपना की बात सुनकर नेहा हड़बड़ा गई। उसे और कुछ नहीं सूझा तो उसे और कुछ नहीं सूझा तो जल्दी से बोली, वे मैंने सुना कि चाचा जी की तबीयत बिगड़ गई थी, तो सोचा जरा पूछ ले। सब ठीक तो है, मगर इससे पहले तो तुम कभी हमारे घर नहीं आई, और न ही हमने किसी को बताया कि बाबूजी की तबीयत खराब है। तो फिर तुम्हें कैसे मालूम, और अचानक तुम्हें उनकी फिक्र कैसे हो गई? इतना कहते हुए सपना ने नेहा के साथ साथ अपने भाई सुधांशु को भी देखा, जिसके चेहरे के रंग उड़े हुए थे। नेहा को समझ में नहीं आया कि वह क्या बात करे। उसने एक गहरी नजर सुधांशु पर डाली, फिर अचानक से घर के बाहर चली गई। उसके जाते ही सुधांशु ने चैन की सांस ली। सपना अब कोई बच्ची नहीं थी। उसने उन दोनों के चेहरे के उड़े हुए रंग और उनके हाव भाव से पकड़ लिया था कि हो ना हो, बात कुछ और ही है। सपना को अब अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर सुधांशु ने एक बार फिर से उस पर हावी होने की कोशिश की और चिल्लाते हुए बोला, अब तू मुझे चुड़ैल की तरह क्या घूर रही है? अंदर जा या लगाओ तू हाथ अभी। अपने भाई की बात सुनकर सपना ने कुछ नहीं कहा। हालांकि उसे नेहा का इस तरह आना और अपने भाई का बुरी तरह घबरा जाना कुछ और ही बात की तरफ इशारा कर रहा था। उसने चाहा कि वह अपने भाई की बात का मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर वह ये सोचकर चुप लगा गई कि अगर माँ ने सुन लिया तो अपने बेटे के बजाय उसकी ही लानत मलानत करने लगेगी। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सपना के अंदर जाते ही सुधांशु भी घर के बाहर निकल गया। शाम का धुंधलाका फैल रहा था, इसलिए इस वक्त गली में आवाजाही कम थी। गली के मोड़ पर आते ही सुधांशु ने आगे बढ़कर झट से नेहा का हाथ पकड़ लिया। अरे, कहाँ भागी जा रही है? पहले तो ये बता कि तुझे अचानक से इस तरह मेरे घर आने की क्या जरूरत पड़ गई? अचानक से सुधांशु को अपने सामने देखकर एक पल को तो वह घबरा गई, फिर दूसरे ही पल वह उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, तो क्या करती? पिछले 4-5 दिनों से तेरा कोई आता पता ही नहीं है। इधर मेरे लिए मेरे बापू रिश्ता की तलाश कर चुके हैं, कल सुबह लड़की वाले मुझे देखने आने वाले हैं। तो क्या तू मुझे यही बताने के लिए आई थी? अगर तेरा ब्याह भी करने का मन है तो कर ले, मुझे बताने की क्या जरूरत है? सुधांशु उसकी दोनों बाहों को पकड़कर उसे दीवार से सटाता हुआ बोला। नेहा कसमसाई, कर तो लूं, लेकिन शादी के बाद लोग मुझे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देंगे, क्योंकि मेरे पेट में तुझ जैसे कमीने का पाप जो पल रहा है। इतना सुनते ही सुधांशु को जैसे 440 वोल्ट का झटका सा लगा। उसने एक झटके से नेहा को खुद से दूर किया और हैरत के साथ उसे देखने लगा।
ये क्या कह रही है? तेरा दिमाग तो ठिकाने है? मेरा दिमाग तो ठिकाने है, लेकिन तू भी अब ठिकाने पर आ जा और सीधे सीधे मुझसे शादी कर ले, वरना। सुधांशु की बात सुनकर नेहा ने कहा, देख नेहा, तुम इस तरह से मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती। अगर मैं शादी ना करूं तो क्या कर लेगी तू? सुधांशु ने उसे धमकाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर नेहा बिल्कुल भी नहीं घबराई। वह आगे बढ़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उसे देखते हुए बोली, शादी तो तुझे करनी होगी, क्योंकि मैंने जैसे ही इस बात का खुलासा किया कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो फिर सोच लो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ क्या करेंगे। ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर वालों के साथ साथ पूरे मोहल्ले वाले भी मिलकर तेरे साथ साथ तुम्हारे पूरे परिवार वालों का हाल बुरा कर देंगे। नेहा की बात सुनकर सुधांशु एक कदम पीछे हट गया। उसे मालूम था कि ये लड़की बहुत ही जिद्दी है। अगर कहीं सचमुच में हंगामा कर दिया तो मम्मी तो मुझे जूते मार मार कर घर से निकाल देगी। क्या सोच रहे हो सुधांशु? चुपचाप मेरे घर आकर मेरे बाबूजी से मेरा हाथ मांग लो और ये शादी कर लो, वरना। चुप कर वरना की बच्ची, क्यों मेरा दिमाग खा रही है? क्या तुझे नहीं मालूम कि मेरी माँ कितनी बड़ी हिटलर है? अरे वह तेरे साथ साथ मुझे भी कच्चा चबा जाएगी। सुधांशु ने अपने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो तुझे अपनी माँ से पूछकर मुझसे इश्क लड़ाना चाहिए था ना। और तो और मुझे कुंवारी माँ बनाने से पहले भी तुझे अपनी माँ से परमिशन ले लेनी चाहिए थी। नेहा ने जल भुनकर कहा। सुधांशु की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इधर कुआं और उधर खाई वाली स्थिति थी। सुधांशु को चुप देखकर नेहा ने गहरी सांस ली और उसके करीब आते हुए कहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। यही बात तुझे बताने के लिए आई थी। क्या करती? इतने दिनों से तू लापता जो था। सोच ले, अगर मेरे बापू की इज्जत गई तो मैं तेरे पूरे घर वालों की बैंड बजा दूंगी। अब ये बार बार मुझे धमकियां देना बंद कर। जरा सोचने दे मुझे। ठीक है, अच्छी तरह से सोच ले, लेकिन रात में सोने से पहले मुझे फोन करके बता देना। कहीं ऐसा ना हो कि कल फिर से मुझे तेरे घर पर आना पड़े। नेहा ने उसे धमकाते हुए कहा। अभी सुधांशु कुछ कह नहीं जा रहा था कि तभी उसने देखा कि दूसरी तरफ से कुछ लोग आ रहे हैं। लोगों को देखते ही नेहा तेजी के साथ अपने घर की ओर चली गई। सुधांशु भी घबराहट के मारे अपने बोझिल कदम उठाता हुआ अपने घर की तरफ चला गया। वह चुपचाप अपने कमरे में गया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। टेंशन के मारे उसके सिर में दर्द होने लगा था। ऐसा नहीं था कि वह नेहा से प्यार नहीं करता था। उसे पटाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले थे उसने, लेकिन अब तो एक नई मुसीबत उसके सिर पर आ खड़ी हुई थी। लगता है अब मुझे जीजू के ऑफिस में काम करना ही पड़ेगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। रात का खाना लग चुका था, लेकिन सुधांशु अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। कविता, जा जाकर भैया को बुला लाओ, खाना ठंडा हो रहा है। गीता जी ने आदेश देते हुए कहा तो कविता उसे बुलाने चली गई। भैया, खाना ठंडा हो रहा है, मम्मी बुला रही है, जल्दी चलो। जाकर कह दो मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर सुधांशु करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह तो कल सुबह के बारे में सोच रहा था कि क्या होगा। सबसे बड़ी बात, उसे अपना फैसला आज रात को ही नेहा को सुनाना था। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, यही सोचते हुए उसने अपना मोबाइल निकाला और नेहा को कॉल करने लगा। मुझे नेहा से बात करके उसे समझाना ही होगा, नहीं तो कल सुबह फिर वापस घर पर आ जाएगी। अगर माँ को सारी बातें मालूम हुई तो पता नहीं क्या आफत आ जाएगी। यही सोचते हुए सुधांशु नेहा को कॉल करने लगा। तभी उसने देखा कि उसकी माँ उसी की तरफ चली जा रही है। उसने झट से मोबाइल रखा और सोने का नाटक करने लगा। सुधांशु, क्या बात है? आज तो तू बड़ी जल्दी सो गया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तूने खाना क्यों नहीं खाया? चलो उठो, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ। इतना कहते हुए गीता जी बड़े प्यार से उसे जगाने लगी। मुझे भूख नहीं है, वैसे भी मुझे बड़ी जोरों की नींद आ रही है, इसलिए मुझे सोने दो, मुझे खाना नहीं खाना। सुधांशु ने गीता जी से कहा और करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। शाम तक तो ठीक था, अचानक से क्या हो गया? गीता जी ने अपने आप से कहा और खाना लेकर वापस आ गए। सपना को इस बात का अंदेशा हो गया था कि हो ना हो कुछ तो गड़बड़ जरूर है, परंतु वह अपने मन की बात अपनी माँ से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि गीता जी अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकती थी। अगले दिन, मैं और कविता कॉलेज जा रहे हैं माँ, आंगन का दरवाजा बंद कर लेना। वे सब तो ठीक है, लेकिन क्या तूने अपने भाई को देखा है?
पता नहीं सुबह सुबह कहाँ चला गया। इतनी सुबह तो वह कभी सोकर भी नहीं उठता। गीता जी ने चिंतित होते हुए कहा। तो कविता ने मुंह बनाते हुए कहा, गए होंगे अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए। तुम इतनी परेशान क्यों होती हो? और वैसे भी वह कभी बताकर जाते हैं क्या? चुप कर कलमुड़ी। अरे कल रात से उसकी तबीयत खराब है। मेरे बच्चे ने खाना भी नहीं खाया था। तुम दोनों बहनों का क्या है? भर पे ठुस कर मटर गश्ती करने निकल रही हो। गीता जी ने आग बबूला होते हुए कहा। तो बेचारी कविता डर के मारे चुप हो गई। सपना को अपनी माँ का इस तरह बातें करना बहुत ही बुरा लगा। वह कुछ कहने ही जा रही थी कि तभी उसकी नजर सुधांशु पर पड़ी। उसे देखकर वह हैरान हो गई। उसका शक बिल्कुल सही था। तब तक कविता की नजर भी उन दोनों पर पड़ चुकी थी। दोनों बहनें हैरानी से सुधांशु को देख रही थी। सुधांशु इस वक्त अपने गले में फूलों की माला पहने हुए था। वह नेहा का हाथ पकड़कर घर की ओर चल रहा था। नेहा के गले में भी फूलों की माला पड़ी हुई थी और वह लाल साड़ी में दुल्हन की तरह सजी हुई थी। उन दोनों को देखकर गली के लोग बाहर निकल आए थे। उन दोनों को दुल्हा दुल्हन बने हुए देखकर सभी आश्चर्य से एक दूसरे को देखते हुए कानाफूसी करने लगे थे। जब तक सपना ये बात अपनी माँ को बताती तब तक सुधांशु नेहा का हाथ पकड़े दरवाजे पर आ खड़ा हुआ था। गीता जी ने जैसे ही उन दोनों को देखा तो उनके पैरों तले जमीन निकल गई। ऐसा लगा वह गस खाकर जमीन पर गिर जाएंगी। ये सब क्या है सुधांशु? तूने शादी कर ली है और वे भी इस लड़की से? किसी तरह उनके मुंह से ये सब निकले। अपने बेटे का ये कदम देखकर वह बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। हाँ माँ, मैंने इससे शादी कर ली है और आज से ये तुम्हारी बहू है। जल्दी से हम दोनों का गृह प्रवेश करवाओ। सुधांशु ने इधर उधर देखते हुए कहा। गीता जी ने देखा कि मोहल्ले वाले अपने अपने घरों से निकलकर उसके घर की तरफ चले आ रहे थे। बेटे की शादी की बहुत बहुत बधाई हो गीता बहन। अब लगे हाथ जरा बहू का मुंह दिखा दो और हम सबका भी मुंह मीठा करा दो। पड़ोस की कमला काकी ने जब बड़े उपहास के साथ मुस्कुराते हुए कहा तो गीता जी का तन बदन जल गया। हाँ हाँ, बहू का मुंह भी दिखा दूंगी और मिठाई भी खिलाऊंगी। सारे मोहल्ले वाले मुंह दिखाई का सगुन लेकर आ जाना। गीता जी ने गुस्से से लाल होते हुए कहा। यह बात सुनकर पास खड़ी औरतों का मुंह बन गया, क्योंकि वह सब तो मुफ्त के मनोरंजन के लिए इकट्ठा हुई थी। इसके बाद गीता जी ने अपनी दोनों बेटियों को देखा और हाथ पकड़कर अंदर की तरफ खींचते हुए बोली, जल्दी से आंगन का दरवाजा बंद कर और अंदर आओ। कोई जरूरत नहीं है कॉलेज जाने की। सपना समझ गई थी कि फिलहाल कुछ दिनों तक अब इस घर में महाभारत चलने वाली है। इस वक्त अगर वे दोनों बहनें कॉलेज के लिए निकल जाती है तो भाई का सारा गुस्सा माँ उन पर ही निकालेगी। यही सोचकर उसने दरवाजा बंद किया और घर के अंदर आ गई। हाँ तो अब बता, ये सब क्या है? तूने इतना बड़ा फैसला खुद से ही ले लिया? और वैसे भी क्या इतनी बड़ी दुनिया में तुझे कोई दूसरी लड़की नहीं मिली थी जो तूने इससे शादी की? क्यों, नेहा में क्या कमी है? और वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर हमने तुम्हें ये बात बता दी होती तो तुम किसी भी कीमत पर हमारी शादी नहीं होने देती। अपनी माँ की बात सुनकर सुधांशु ने भी तेज आवाज में कहा और नेहा के कंधे पर हाथ रख दिया। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। बेटी की शादी करवाई तो वहां भी कोई फायदा नहीं हुआ और यहाँ तूने इस लड़की के साथ शादी करके लाखों का दहेज गवा दिया। गीता जी ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अब जो हो गया सो हो गया। जब बेटे ने शादी कर ही ली है तो खुशी खुशी इसे आशीर्वाद दो। किशोरी लाल ने अपने बिस्तर पर बैठे बैठे कहा। सही मौका देखकर नेहा जल्दी से आगे बढ़ी और किशोरी लाल के पैर छू ली। दोनों बहनें अभी भी एक तरफ चुपचाप खड़ी थी। वह अपनी माँ की आज्ञा का इंतजार कर रही थी। दोनों बहनें ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बेवजह ही उन्हें माँ से गालियां सुनने को मिले। मैं कहती हूँ तुम दोनों वहां खड़े खड़े टुकर टुकर क्या दिख रही हो? जाओ जल्दी से इसे उसके कमरे में ले जाओ। इतनी बात सुनते ही सपना जल्दी से आगे बढ़ी और नेहा का हाथ पकड़कर सुधांशु के कमरे में ले गई। गीता जी को बहुत ही बड़ा झटका लगा था। वह चुपचाप आंगन में रखी कुर्सी पर बैठ गई थी और सोच रही थी कि सुधांशु ने ये क्या किया। एक तो वह कोई कामकाज नहीं करता, ऊपर से शादी करके बहू को घर ले आया है। कैसे चलेगा ये घर? गीता जी माथे पर हाथ रखकर इसी चिंता में बैठी हुई थी कि तभी बाहर से कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया जो उसके घर का दरवाजा पीट रहे थे। गीता जी हैरान परेशान होकर बैठी थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। अभी वह इसी चिंता में बैठी हुई थी कि तभी उन्हें अपने घर के बाहर कुछ लोगों का शोर सुनाई दिया।
इसके साथ ही दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देने लगी। अब क्या मुसीबत आ गई, यही सोचकर वह उठी और दरवाजा खोलने आगे बढ़ गई। दरवाजा पीटने की आवाज तेज होती जा रही थी। आ रही हूँ बाबा, क्या दरवाजा ही तोड़ डालोगे? इतना कहते हुए गीता जी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो उन्होंने देखा कि सामने नंदूराम और उनकी पत्नी खड़ी थी। इससे पहले कि गीता जी कुछ बोल पाती, नंदूराम की पत्नी उन्हें धक्का देते हुए घर के अंदर चली आई। उसके पीछे पीछे उसके पति भी थे। गीता जी ने देखा कि एक बार फिर से मोहल्ले वालों की भीड़ उसके दरवाजे पर जमा हो गई थी। स्थिति ऐसी थी कि वह कुछ भी बोल नहीं पा रही थी, इसलिए चुपचाप उन्होंने धड़ाम से दरवाजा बंद किया और अंदर आ गई। कहाँ है आपका नालायक और लफंगा बेटा, बाहर निकालिए उसे। कम वक्त मेरी बेटी को जाने कैसे भगा ले आया है। नंदूराम की पत्नी ने अपने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए गीता देवी को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, देखिए, इस तरह हल्ला गुला करने से कुछ नहीं होगा। बच्चे बालिग हैं, अब उन्होंने शादी कर ही ली है तो हम कुछ नहीं कर सकते। गीता जी ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन उनकी बात सुनकर उन दोनों का गुस्सा और तेज हो गया। अरे, वह ऐसे कैसे कुछ नहीं कर सकते? मैं अभी थाने जाकर रिपोर्ट लिखवाती हूँ और आपके बेटे को जेल भिजवाती हूँ। और नहीं तो क्या, मैंने कल शाम को भी देखा कि आपका बेटा गली में जबरदस्ती मेरी बेटी का रास्ता रोक रहा था। उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर गीता जी का दिमाग फटा जा रहा था। उनका बस चलता तो वह सुधांशु को पीट पीट कर चपटा कर देती। इसी बीच शोरगुल सुनकर सपना और कविता भी अपने कमरे से बाहर निकलकर आ गई थी। अपने कमरे के अंदर सुधांशु और नेहा भी सब कुछ सुन रहे थे, लेकिन डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे। नेहा ने जब अपने माँ बाप की और ज्यादा तेज तेज आवाज सुनी तो उसने सोचा कि किसी भी तरह इन्हें समझाना ही होगा। वह कमरे से बाहर आना चाहती थी, लेकिन सुधांशु ने उसे रोक लिया। हमें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बार दोनों पार्टियां मजबूत है, यह आपस में ही सलट लेंगी। नहीं नहीं सुधांशु, मुझे बाहर जाकर सच्चाई सबको बतानी होगी, वरना मेरी माँ भी तुम्हारी माँ से कम नहीं है। वह सीधे थाने चली जाएंगी तो एक नई मुसीबत हो जाएगी। इतना कहते हुए नेहा अपने कमरे से बाहर निकली और आंगन में जाकर खड़ी हो गई। नंदूराम की नजर जैसे ही अपनी बेटी पर पड़ी तो वह आगे बढ़े और उसकी चोटी पकड़कर उसे 2 थप्पड़ लगा दिए। बेशर्म लड़की, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था कि एक दिन तू मेरी नाक कटवा दे, और वह भी इस जैसे निकम्बे और निठल्ले लड़के के लिए। तब तक नेहा की माँ की तब तक नेहा की माँ की नजर उसकी मांग पर पड़ चुकी थी, जो इस वक्त सिंदूर से भरी हुई थी। सत्यानाश, मैंने कहा जी, इस कलमुही ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इसने तो शादी भी कर ली है, अब हम क्या करेंगे? इससे पहले कि नंदूराम कुछ जवाब देते, नेहा ने आगे बढ़कर बड़ी ही बेशर्मी के साथ कहा, तुम लोगों को हमारे लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर कुछ सोचना ही है तो अपने आने वाले नाती या नातिन के नाम सोचो। बहुत ही जल्द तुम लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। नेहा को बाहर निकलकर इस तरह बचाव करता हुआ देखकर गीता जी की जान में जान आई। वहीं नंदूराम और उसकी पत्नी का गुस्से से बुरा हाल हुआ था। सुनो जी, मैं कहती हूँ इस बिहाया को यहीं छोड़ो। एक दिन ये लोग भी धक्के मारकर इसे बाहर निकाल देंगे। वैसे भी एक निकम्मे और निखट्टू के साथ भला कब तक ये अपनी दिन गुजारेगी? कान खोलकर सुन ले बेशर्म, आज के बाद तू हमारे लिए मर चुकी है। इतना कहते हुए उसने अपने पति का हाथ पकड़ा और नफरत भरी नजरों से अपनी बेटी को देखते हुए घर के बाहर निकल गई। किशोरी लाल बेचारे बरामदे में अपनी चौकी पर लेटे लेटे सब कुछ देख रहे थे और सोच रहे थे कि भगवान ने न जाने किस जन्म के पाप की सजा दी है कि उनकी औलाद इतनी नालायक है। वह अपनी पत्नी और बेटे को अच्छी तरह जानते थे। उन्हें अब फिक्र थी तो सिर्फ इस बात की कि उनकी दोनों बेटियां सपना और कविता भी कहीं घर के हालात को देखते हुए गलत रास्ते पर न चल पड़े। आज किशोरीलाल को अपनी बेटी अनु की बहुत ही याद आ रही थी। वह सोच रहे थे कि उस बेचारी ने इस घर के खातिर अपने आप को बेच दिया, लेकिन उसकी कद्र करने वाला कोई नहीं है। यही सोचते हुए उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें टपकने लगी। सुषमा विराज मेंशन। अनु सुषमा जी को खाना खिलाकर उन्हें सारी दवाइयां दे दी थी। फिर उनके पैरों की मालिश करने के बाद अपने कमरे में आ गई। हमेशा की तरह उसने विराट के सिरहाने से अपना तकिया और ब्लैंकेट उठाया और उसे लेकर सोफे पर आ गई। वह सोने ही जा रही थी कि तभी विराट की आवाज सुनाई दी। देखिए, आप इस तरह सोफे पर सोती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप यहाँ बेड पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। अनु ने देखा कि विराट उसकी तरफ देखता हुआ उसके पास खड़ा था। उसे अपने इतने करीब देखकर वह हड़बड़ाकर उठ बैठी।
आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, विराट जी। मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है। मानता हूँ आपको तकलीफ नहीं है, लेकिन मुझे आपको इस तरह देखकर बहुत ही तकलीफ होती है। और भगवान ना करे, किसी दिन अगर मेरी मम्मी ने आपको इस तरह यहाँ सोते हुए देख लिया, तो मेरी वाट लग जाएगी। विराट ने गहरी सांस लेते हुए कहा तो उसकी बात सुनकर अनु को हंसी आ गई। इस तरह हंसने से उसकी मोती जैसे दांत चमक उठे थे। विराट उसे गौर से देख रहा था। उसे इस तरह अपनी तरफ देखते हुए पाकर वह चुप हो गई और बोली, आप इस तरह मुझे घूर क्यों रहे हैं? आप इस तरह हंसती हुई बहुत ही अच्छी लगती हैं। इसी तरह हंसती रहा कीजिए। अनु की बात सुनकर बेसकता ही उसके मुंह से ये बात निकल गई। ये सुनकर अनु ने अपना सिर झुका लिया। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए। इतना कहकर वह पल भर के लिए रुका, फिर बोला, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मुझ पर थोड़ा भी यकीन है तो प्लीज़ इस सोफे के बजाय आप बेड पर चलकर सो जाइए। मैं भी बेड के दूसरी तरफ सो जाऊंगा। ये सुनकर अनु घबरा गई और